साइकोलॉजी में दोस्तों आज हम अधिगम से संबंधित 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न रिवीजन के तौर पर होंगे। बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, अधिगम का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन लाना, अधिगम कहलाता है। दूसरा प्रश्न, अधिगम का मुख्यतः संबंध किससे है? तो दोस्तों अधिगम का संबंध किससे है? अधिगम का जो संबंध होता है दोस्तों वो अभ्यास और अनुभव से होता है। तीसरा प्रश्न, अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों स्थायी परिवर्तन होना अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन अधिगम नहीं है? तो दोस्तों इन चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से अधिगम कौन सा है? तो अभ्यास से साइकिल चलाना, दोस्तों अभ्यास के माध्यम से साइकिल चलाना ये अधिगम है। अनुभव में सुधार होना अधिगम है। दवा से नींद आना, प्रशिक्षण से कौशल लाना ये भी अधिगम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, कौन सा अधिगम नहीं है? बालक कहाँ पर नहीं सीख रहा है? तो दवा से नींद आना ये अधिगम नहीं है। बाकी अभ्यास से साइकिल चलाना सीखना एक प्रकार का अधिगम है, बालक सीख रहा है, अनुभव में सुधार हो रहा है और प्रशिक्षण से कौशल, इन तीनों ऑप्शन में कुछ न कुछ सीख रहा है। ये सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला दोस्तों, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि दोस्तों अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम जो होता है दोस्तों वो अनुभव से प्राप्त होता है। अनुभव के माध्यम से अधिगम बढ़ता है। छठा प्रश्न, व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम है। तो दोस्तों व्यवहारवादी जो सिद्धांत है इसके अनुसार अधिगम क्या है? तो ये दोस्तों उत्तेजना प्रक्रिया का संबंध है अधिगम। सातवां प्रश्न, थार्नडाइक के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? तो दोस्तों थार्नडाइक के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? तो इनका एक सिद्धांत भी है, प्रयास और भूल का सिद्धांत। यही इनका आधार है। प्रयास और भूल का सिद्धांत, इसी आधार पर थार्नडाइक ने अधिगम को मेन आधार माना है। आठवां प्रश्न, प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? तो दोस्तों लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। पावलोव का सिद्धांत संबंधित है। दोस्तों पावलोव का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों पावलोव का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है। शास्त्रीय अनुबंधन में मूलतः किसका संबंध स्थापित होता है? तो दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन जो पावलोव ने दिया इसमें किसका संबंध स्थापित होता है? तो दोस्तों उसमें उत्तेजना से संबंध स्थापित होता है। अगला है स्किनर का अधिगम सिद्धांत कहलाता है। स्किनर का जो अधिगम सिद्धांत है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे ऑपरेट अनुबंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ऑपरेट अनुबंधन कहा जाता है। दोस्तों प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थार्नडाइक के द्वारा दिया गया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, ऑपरेट अनुबंधन में मुख्य भूमिका होती है। तो ऑपरेट अनुबंधन जो है दोस्तों इसमें किसकी मुख्य भूमिका होती है? तो इसमें पुनर्बलन की प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न, सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ होता है पुरस्कार देना, सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ होता है। अगला है नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या है? दोस्तों नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है? अप्रिय जो उत्तेजना होती है उसे हटाना, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ। अगला है तो अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है गेस्टाल्ट सिद्धांत किसके अनुसार अधिगम होता है? तो दोस्तों गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है इसके अनुसार अधिगम क्या होता है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार अधिगम जो है संपूर्ण परिस्थिति को समझने से अधिगम प्राप्त होता है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अनुसार। अगला है अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाला बुद्धि प्रभावित करती है, प्रेरणाएं भी अधिगम को प्रभावित करती है और दोस्तों परिपक्वता ये भी अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा। डी आंसर इसका सही है। बुद्धि, प्रेरणा और परिपक्वता ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेरणा का अधिगम में क्या कार्य है? तो दोस्तों प्रेरणा जो होती है उसका अधिगम में क्या कार्य होते हैं? तो अधिगम को दिशा प्रदान करने का कार्य करती है प्रेरणा। अगला है अधिगम और परिपक्वता में अंतर है, क्योंकि अधिगम और परिपक्वता में अंतर क्यों है दोस्तों? क्योंकि परिपक्वता जो होती है वो जन्मजात होती है और अधिगम अभ्यास से होता है। तो दोस्तों दोनों में अंतर होता है। परिपक्वता जन्मजात होती है और अधिगम सीखने से, प्रयास से, अभ्यास के माध्यम से आता है। तो सही आंसर इसका सी होगा, ए और बी दोनों। अगला दोस्तों, स्थानांतरण ट्रांसफर लर्निंग का अर्थ क्या है? तो स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों स्थानांतरण का अर्थ होता है एक सीख दूसरी पर प्रभाव डालती है, ये इसका स्थानांतरण का अर्थ होता है। 21वां प्रश्न, सकारात्मक स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है? दोस्तों सकारात्मक स्थानांतरण का अर्थ होता है अधिगम में सहायता करना, सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट, नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है? तो दोस्तों नकारात्मक स्थानांतरण कब होता है? जब पुराना अधिगम में बाधा बने तो दोस्तों नकारात्मक स्थानांतरण होता है।
अधिगम की गति किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों अधिगम की गति किस पर निर्भर करती है? पहला है बुद्धि, बुद्धि पर निर्भर करती है बिल्कुल, रुचि पर भी करती है और प्रेरणा पर भी करती है। सही आंसर इसका दोस्तों उपरोक्त सभी डी। बुद्धि, रुचि और प्रेरणा इन तीनों पहलुओं पर अधिगम का प्रभाव पड़ता है, इसी के ऊपर अधिगम निर्भर करता है। अगला है भूलने का प्रमुख कारण है। भूलने का कारण क्या है? तो दोस्तों भूलने का कारण होता है हस्तक्षेप करना, बीच में भूल का कारण बनता है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, अधिगम में अभ्यास का नियम किसने दिया? दोस्तों अधिगम में अभ्यास का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों ये थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया था? तो थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ये अमेरिका के निवासी थे और इस इनके सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों थार्नडाइक ने अधिगम में अभ्यास से संबंधित नियम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम और प्रशिक्षण में अंतर है? तो दोस्तों अधिगम और प्रशिक्षण जो है उसमें दोनों में अंतर है। दोस्तों अधिगम जो होता है वो व्यापक होता है और प्रशिक्षण जो है एक प्रकार का सीमित होता है, इसीलिए अधिगम और प्रशिक्षण में अंतर देखने को मिलता है। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा जी के द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया था। बंडूरा के अनुसार अधिगम होता है तो दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा जी के अनुसार अधिगम अनुकरण के द्वारा होता है, नकल के माध्यम से या अनुकरण के द्वारा सीखता है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार। अधिगम में मॉडल का अर्थ क्या है? दोस्तों अधिगम में जो मॉडल का अर्थ होता है, अनुकरण योग्य व्यक्ति को अधिगम में मॉडल के अर्थ के रूप में जाना जाता है। अधिगम का सर्वोत्तम वातावरण होता है तो दोस्तों अधिगम का सर्वोत्तम वातावरण प्रेरणादायक होता है। अधिगम में रुचि का प्रभाव होता है। दोस्तों अधिगम में रुचि का प्रभाव कैसा होता है? तो दोस्तों सकारात्मक प्रभाव पड़ता है रुचि का अधिगम में। सीखने की प्रक्रिया में सक्रियता आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सक्रियता आवश्यक होती है, क्योंकि स्थायी अधिगम होता है। सक्रियता से जो चीज़ सीखी जाती है वो स्थायी होती है, तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम का संबंध किससे नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा गया कि कौन सा संबंध अधिगम से नहीं है। तो दोस्तों अनुभव अधिगम से संबंध होता है, अभ्यास का भी अनुभव से संबंध होता है और प्रेरणा का भी होता है। परिपक्वता मात्रा इससे कोई संबंध नहीं होता है अधिगम का। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम का सर्वोत्तम तरीका है क्या है? दोस्तों अधिगम सीखने का उच्चतम तरीका क्या है? तो वो है सक्रिय भागीदारी के रूप में सीखना, अधिगम करना अधिगम का सर्वोत्तम तरीका होता है। रटन प्रक्रिया नहीं, प्रयोग भी नहीं होता है, व्याख्यान भी नहीं होता है। सबसे अच्छा तरीका होता है सक्रिय भागीदारी के रूप में अधिगम करना। नेक्स्ट अगला है दोस्तों 35वां प्रश्न, अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। तो दोस्तों अधिगम के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो दोस्तों स्थायी व्यवहार में परिवर्तन होता है। स्थायी परिवर्तन आता है व्यवहार में, तो सही आंसर इसका बी होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके टीचर एग्जाम की दृष्टि से मैं ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आऊँगा जो आपके सीधे एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्मृति और अधिगम का संबंध है। दोस्तों स्मृति और अधिगम का संबंध किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों स्मृति और अधिगम का संबंध प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। मानव स्मृति और सीखने का संबंध प्रत्यक्ष होता है। अधिगम की माप किससे की जाती है? तो दोस्तों अधिगम की जो माप होती है वो व्यवहार के माध्यम से की जाती है। व्यक्ति के व्यवहार से उसके सीख की जांच की जाती है। अगला है दोस्तों अधिगम में पुनर्बलन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों अधिगम सीखने के दौरान पुनर्बलन का क्या उद्देश्य होता है? तो पुनर्बलन का उद्देश्य होता है व्यवहार की पुनरावृत्ति, इसका उद्देश्य होता है। अधिगम की प्रक्रिया है, ये अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया एक क्रमिक रूप से चलती है, इसीलिए इस करेक्ट आंसर इसका बी होगा। क्योंकि अचानक अधिगम अचानक भी नहीं सीख सकता है बालक, स्थिर रूप से नहीं सीखता है और सीमित मात्रा में इसकी मात्रा अपनी फिक्स नहीं होती है, तो सही आंसर इसका बी है। अगला है दोस्तों 40वां प्रश्न, अधिगम के बिना संभव नहीं है। तो दोस्तों अधिगम के बिना क्या संभव नहीं? तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, हम बात कर रहे हैं सीखना के बारे में, बालक के सर्वांगीण विकास के बारे में, तो विकास का संभव नहीं है अधिगम के बिना, तो सीखने के दौरान ही विकास होगा। अगला है 41वां, अधिगम का प्रारंभ हो किससे होता है? तो दोस्तों अधिगम का जो प्रारंभ होता है वो प्रेरणा से होता है। अगर आपको अच्छी प्रेरणा मिलेगी तो अधिगम अच्छे से शुरू होगा। अधिगम का उद्देश्य है तो दोस्तों अधिगम का क्या उद्देश्य होता है? तो अधिगम का उद्देश्य होता है व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होना और अपने व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन लाना अधिगम का मुख्य उद्देश्य है। अगला है दोस्तों अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है। तो दोस्तों अधिगम में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक सहायक के रूप में होती है। दोस्तों वीडियो के सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं। अधिगम से संबंधित इन प्रश्नों से बाहर आपको बहुत ही कम प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला है दोस्तों अधिगम को प्रभावी बनाता है। अधिगम को ज़्यादा प्रभावी कौन बनाता है? दोस्तों प्रेरणाएं जो होती हैं वो अधिगम को सर्वाधिक प्रभावी बनाती हैं।
अधिगम का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। चार सिद्धांत दिए गए, अधिगम का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो दोस्तों प्रयास और भूल का सिद्धांत जो कि थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था, ये अधिगम का सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया था, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत ये भी अधिगम का सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये भी अधिगम का सिद्धांत है। परिपक्वता का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये अधिगम से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। सी आंसर, परिपक्वता का सिद्धांत अधिगम से संबंधित नहीं है। 46वां प्रश्न, अधिगम और विकास में संबंध है। दोस्तों अधिगम और विकास दोनों में किस प्रकार का संबंध है? तो दोस्तों दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, क्योंकि दोस्तों विकास तभी होगा जब बालक सीखेगा। तो अधिगम के माध्यम से ही विकास संभव है। अगला है, अधिगम में त्रुटियां होती हैं क्योंकि। अधिगम में त्रुटियां किस कारण से होती हैं? तो दोस्तों अधिगम में त्रुटियां होती है अनुभव की कमी से, बिल्कुल अनुभव की कमी से त्रुटियां होती है। अभ्यास की कमी से भी त्रुटियां होती हैं। अगला है प्रेरणा की कमी से, तो दोस्तों प्रेरणा की कमी से भी त्रुटियां होती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। सही आंसर इसका क्या है? डी। क्योंकि दोस्तों अधिगम में जो त्रुटियाँ होती है, गलतियाँ होती है, वो अनुभव, अभ्यास और प्रेरणा की कमी के कारण होती है। अगला है, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती हैं जब। अधिगम की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? तो दोस्तों जब व्यवहार बदल जाए, अच्छे से व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, स्थायी परिवर्तन हो, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। अगला है, अधिगम का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो दोस्तों अधिगम का सबसे बड़ा शत्रु होता है वो भय होता है। अगर आप किसी प्रकार के भय से डरे हैं तो दोस्तों आपको सीखना प्रभावित करेगा। तो अधिगम का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा होता है? भय। अगला प्रश्न दोस्तों, अधिगम सबसे प्रभावी होता है जब। अधिगम सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? तो दोस्तों विद्यार्थी जब सक्रिय होता है तब अधिगम सबसे अधिक सक्रिय होता है। सबसे अधिक सीखना होता है। विद्यार्थी जब सक्रिय रहता है तो अधिगम सबसे अधिक होता है और अधिक प्रभावी होता है, इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई? वीडियो के सारे प्रश्न आपके टीचर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। अधिगम से संबंधित मुझे उम्मीद है कि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।